हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 2024 के 25 जो टफेस्ट जीके के क्वेश्चंस थे, जो सबसे कम लोग सही कर पाए थे, वैसे 25 टफेस्ट क्वेश्चंस हम लोग लेंगे और उसे एलिमिनेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कैसे एलिमिनेशन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो देखते वक्त क्वेश्चंस जब आते हैं आपके स्क्रीन पे, आप प्लीज उसको पॉज करें, खुद से पढ़ें, खुद से उसे एलिमिनेशन लगाकर इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस साथ के साथ करते चलें और देखें कि आप सही आंसर तक पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो। यहाँ पे स्कोर काउंटर चलता रहेगा, जिससे आपको पता लगे कि हम अभी प्लस में चल रहे हैं या माइनस में चल रहे हैं, नेगेटिव में जा रहे हैं। और यहाँ पर इस बार मैं आपको राइट ऑप्शंस भी एडिटिंग के बाद एडिटर से बोलकर यहाँ पर डलवा दूंगा राइट ऑप्शंस को, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे। पिछली बार मैं ये डालना भूल गया था, जिससे बहुत सारे लोगों को दिक्कत आई थी। तो ये राइट ऑप्शंस मैं यहाँ पर डलवा दूंगा, बट ये मुझे विजिबल अभी नहीं है, ठीक है। रेस्ट अश्योर्ड, ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद में डलवाए जाएंगे एडिटर को बोल करके, ठीक। तो आप चलो इसको साथ में लेकर चलो। इस तरीके से मैं दूसरे एग्जाम से, यानी आपके स्टेनो वाले एग्जाम है, सीएचएसएल वाला एग्जाम है, सीजीएल के भी दूसरे एग्जाम में बहुत सारे लोग इंग्लिश वगैरह के लिए भी बोल रहे थे। देखो, बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है एलिमिनेशन वीडियोस के लिए, बट थोड़ा टाइम का भी क्रंच है मेरे पास। तो मैं फिर भी कोशिश करूंगा अपने बेस्ट वे में कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे प्रैक्टिस वीडियोस दूं, ताकि आपका जो एलिमिनेशन का गेम है काफी ज्यादा शार्प हो जाए। और मेरा अल्टीमेट एम है कि जब मेंस की बारी आएगी, मेंस में जब आप देखते हो कि जीके में इतना हाई स्कोर जा रहा है, तो उनकी बराबरी कर पाओ, उनको पछाड़ भी पाओ आप, ठीक है। तो उस लेवल के लिए मैं आपको रेडी कर दूंगा बिल्कुल हर तरीके से। इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा प्लेलिस्ट बनाओ, प्लेलिस्ट को जाकर आप फॉलो करो, बहुत सारी चीजें आपको सीखने के लिए मिलेंगी। और जो बेसिक वीडियो है एलिमिनेशन क्या होता है, कैसे अप्लाई करना है, ये मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसको आई बटन में जाकर देख लेना अगर आपको नहीं पता कि एलिमिनेशन क्या होता है तो। दूसरी बात ये भी है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है कि सर ये एलिमिनेशन ट्रिक्स जो है ये लगेंगे या नहीं लगेंगे वेंडर चेंज के बाद। तो शॉर्ट आंसर है कि बिल्कुल लगेंगे। और क्यों लगेंगे, कैसे लगेंगे, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, वो भी आई बटन में वीडियो आ रहा होगा। अगर डाउट है तो जाकर उसे भी देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। चैनल पे जो लोग नए हो, वीडियो को पॉज करके बेसिक इन्फो मेरे बारे में दिया हुआ है, इसे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप जीके की तैयारी करना चाहते हैं केवल 100 पेजर नोट्स के साथ, तो आप कर सकते हैं। ई बुक्स वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा एग्जाम क्लस्टर ऐप में, इसका लिंक मैंने पहले कमेंट में लगा दिया है। डेमो जो पीडीएफ है वो भी अटैच किया हुआ है पहले कमेंट में, वहां जाके आप डेमो पीडीएफ देख लो। अगर सही लगता है तो इंग्लिश मीडियम के ये 100 पेजर नोट्स ले सकते हो। एसएससी रेलवे दोनों के लिए हेल्प करेगा। अभी फिलहाल 85 पेजेस का कंटेंट है, जो फ्यूचर में चेंज हो सकता है, बट कभी भी 100 से ज्यादा पेज नहीं होगा। व्हाट्सएप नंबर ये दिया हुआ है, इस पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट है इस नोट्स के बारे में, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, आपको प्राइस के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये क्वेश्चन है गया। क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले 2020 का करंट अफेयर आपसे पूछ रहा है पहली बात तो, ठीक है। तो अब 2024 में 20 के करंट अफेयर किसी को क्या ही पता होंगे, इसीलिए केवल 1.62% लोगों ने इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया है। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच कर सकते हैं, हमें कैसे सोचना है। सबसे पहले आप ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द आयुष्मान सहकार स्कीम टू असिस्ट कोऑपरेटिव्स इन द क्रिएशन ऑफ हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक। यानी बेसिकली हमें मिनिस्ट्री का नाम बताना है जिसने लॉन्च किया है आयुष्मान सहकार स्कीम। सहकार का मतलब क्या होता है, कॉपरेशन, कॉपरेटिव्स या कॉपरेशन का ही मतलब होता है, ठीक है। तो सहकार या सहकारिता कॉपरेटिव्स को ही बोलते हैं। हेल्थ केयर की भी बात हो रही है, आयुष्मान की भी बात हो रही है, तो यानी कि हमें इतना समझ में आ रहा है, या तो कॉपरेटिव्स की बात होगी, कॉपरेटिव रिलेटेड मिनिस्ट्री होगा, या हेल्थ रिलेटेड मिनिस्ट्री होएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। ज्यादातर लोग इस सवाल को गलत इसलिए किए हैं क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट इसको मार्क किया है, बट यहीं पे काम आता है। मैंने आपको क्या बोला, प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस की भी थोड़ी जरूरत होती है, ठीक। तो अगर आप इसके साथ भी जाते हो, एलिमिनेशन फिर भी आपके पक्ष में थोड़ा आ सकता है, बट हम ये इतना तो पता है कि कॉर्पोरेट अफेयर्स नहीं होगा, कॉमर्स इंडस्ट्री नहीं होगा, इनका कोई काम नहीं है, कोई तुक नहीं बनता है। एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर को मैं नहीं हटा रहा हूँ, इसका कारण क्या है, देखो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस है मेरे पास, जरूरी नहीं है कि ये आपके पास हो, बट ये डेवलप करते करते ही आएगा। हम लोग अनफॉर्चुनेटली पुराने प्लेयर्स हो गए हैं, बहुत पुराने, करंट अफेयर भी थोड़ा थोड़ा हमें पता होता है अगर कोई मेजर इवेंट है। और दूसरी बात, मैं पॉलिटिकल डिस्कशंस, पॉलिटिकल डिबेट्स बहुत ज्यादा देखना पसंद करता हूँ, वो घटिया चैनल्स पे नहीं, कुछ अच्छे चैनल्स पे, अंग्रेजी वाले। उन सब से मुझे एक चीज याद आई, क्या कि 2021 में सर एक नई मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स, जो शायद अमित शाह जी लीड कर रहे हैं, ठीक है। अमित शाह जिनके मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स क्रिएट हुई थी 2021 में। ये पूछ रहा है 2020 में। 2021 में ये जो कोऑपरेटिव्स की मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी, ये प्रीवियसली कहां पर हुआ करती थी, तो ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ही पार्ट थी। क्वेश्चन हो गया यहीं पर खत्म। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का पार्ट थी जो आगे चल के मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव्स बनती है। यानी कि मुझे ये समझ में आ गया कि ऑप्शन बी भी एक प्रोबेबल कैंडिडेट है और ऑप्शन ए भी एक प्रोबेबल कैंडिडेट है। अब जब मुझे पता है कि 2021 में कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री के साथ एक बड़ा
इवेंट हुआ है, तो मेरी सुई जाती है कि शायद ये आंसर होने की संभावना बढ़ जाती है, तो मैं बी की तरफ जाऊंगा। इतना ज़्यादा आप बोलोगे सर मेरे पास प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस कहाँ से आएगा, ये पढ़ते लिखते ही आएगा, बिना पढ़ाई लिखाई के आप मार्क्स नहीं स्कोर कर सकते हो। मैंने हमेशा बोला है नॉलेज सुप्रीम है। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हु इज क्रेडिटेड विथ इन्वेंटिंग द रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। याद रखेंगे 2.32% लोगों ने इसको सही किया है। बट देखो यार, मैंने 11th और 12th में फिजिक्स पढ़ी है, और 11th 12th के फिजिक्स में एनसीईआरटी की किताब में एक बेसिक फैक्ट, जब हम ऑप्टिक्स को, रे ऑप्टिक्स को पढ़ रहे थे, तो हमें कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ाए गए थे। उसमें से ही एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या था? रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप था, जो कि आइजैक न्यूटन जी ने बनाया था। ठीक है, इन्वेंट किया था। ठीक है, तो ये एक नॉलेज का सवाल है, बेसिक नॉलेज का सवाल है। अब ऑब्वियसली ज्यादातर लोग 11th 12th में फिजिक्स नहीं पढ़ते, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है, बट इसमें एलिमिनेशन नहीं है। मैंने बोला नॉलेज सुप्रीम है, हमेशा नॉलेज नंबर 1 पे आता है, उसके बाद ही आपको कोई ट्रिक्स वगैरह लगानी है। ठीक है, तो अगर नॉलेज से सवाल बन रहा है तो प्लीज गो विथ योर नॉलेज। अगला सवाल आता है। अगले सवाल में क्या चीजें दे रही हैं देखो, पूछ क्या रहा है, विच ट्रेक इन भूटान इज कंसिडर्ड टू बी द क्राउन ज्वेल ऑफ भूटानीज ट्रेकिंग। अब देखो इतना टेढ़ा सवाल है, इसमें हम कुछ चीजें सीखेंगे। इसमें ऑप्शंस की तरफ नजर डालो आप। ऑप्शंस क्या है ये देखो, ऑप्शन ए लायागासा ट्रैक, ऑप्शन बी डगला 1000 लेक्स। अब ये देखो, ऑप्शन बी में 1000 लेक्स और ऑप्शन डी में स्नोमैन ट्रैक, ये दोनों इंग्लिश वर्ड्स हैं। ठीक है, दीज आर इंग्लिश वर्ड्स। एंड ऑप्शन ए में जो ये वर्ड है शायद लोकल भूटानीज वर्ड होगा, और ऑप्शन सी में जो है ये भी शायद लोकल भूटानीज वर्ड होगा। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दो, ये या तो ये दोनों सिमिलर ऑप्शंस हैं या तो ये दोनों सिमिलर ऑप्शंस हैं। यानी कि यहाँ पे जो हमने सिमिलर ऑप्शंस वाला एलिमिनेशन ट्रिक सीखा था, उसने अपने आप को कैंसल आउट कर दिया है। क्यों? क्योंकि एक ट्रिक तो हमें बता रहा है ए और सी, और दूसरा ट्रिक बता रहा है बी और डी। यानी जो प्रोबेबिलिटी 1/4 की थी, मेरा एम क्या है, इस प्रोबेबिलिटी को कम करने का एम है, ये कम हो ही नहीं रहा है, तो मेरा एम फुलफिल नहीं हो रहा है। ऐसे क्वेश्चंस को हम स्किप करेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन टेक्निक ही हमें बता रहा है कि ये क्वेश्चन डेंजरस है। यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हो रहा है, 1/4 की प्रोबेबिलिटी कम नहीं हो रही, तो इस क्वेश्चन को स्किप करना मेरे हिसाब से ज्यादा वाइज डिसीजन है। अगर आपके हिसाब से लग रहा है कि नहीं आप इसका कोई अच्छा ट्रिक सोच सकते हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा सिटी है जहां पर अगेरा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? अगेरा, आगेरा, जो भी आप इसको प्रोनाउंस करो। अब इसमें देखो क्लासिक एलिमिनेशन ट्रिक्स लगेंगी। कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, इसके बारे में बेसिक बात क्या जानते हो कि तीनों क्या हैं? मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं सर। लेकिन लखनऊ मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है, एक बड़ा शहर है, काफी बड़ा शहर है, या हो सकता है कि नई डेफिनेशन के साथ ये मेट्रोपॉलिटन सिटी आ भी जाए, बट दीज आर द क्लासिक, दी ओजीज, दीज आर दी ओजीज। ठीक है, बहुत बड़े बड़े शहर हैं, इनके कंपैरिजन में लखनऊ इज अ स्मॉल टाउन, तो इसको हटाओ यहाँ से। ठीक है, स्मॉल सिटी को यहाँ से हटा दो। अब देखो जो अगेरा, आगरा, या जो भी इसको आप प्रोनाउंस करो, ठीक है, ये क्या है? क्या ये आपको किसी साउथ इंडिया का वर्ड लग रहा है क्या? चेन्नई का कोई ऐसा वर्ड लग रहा है? मुझे नहीं लग रहा है। ठीक है, कोलकाता मैं बहुत साल तक रह चुका हूँ, कोलकाता में मैंने ऐसा कोई वर्ड नहीं सुना कि इस तरह का कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने अपने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस से, जो एक्चुअल नॉलेज है, मुझे वहाँ ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से मैं कोलकाता हटा रहा हूँ। ठीक है, मुंबई और चेन्नई में से आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अगर आप साउथ इंडिया से आते हो तो आपको ज्यादा पता होगा कि इस तरह का कोई वर्ड चेन्नई में एग्जिस्ट नहीं करता है या करता है, ये आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मेरे हिसाब से इसका आंसर मुंबई होना चाहिए। ठीक है, चेन्नई नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे ये साउथ का वर्ड नहीं लग रहा, तो मैं मुंबई के साथ जा रहा हूँ। नीचे स्कोर अपडेट हो रहा होगा, उसको आप देख सकते हो। चलो अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या है? विच ऑथर रोट द ऑटोबायोग्राफी बलूटा? ठीक है, बलूटा या बलूटेदार, मुझे थोड़ा याद आ रहा है कि ये कुछ कास्ट से रिलेटेड वर्ड है, मुझे बस इतना याद आ रहा है, बट इसके हिसाब से मैं आंसर एलिमिनेट नहीं कर पाऊंगा। कास्ट रिलेटेड वर्ड है, और वो भी शायद महाराष्ट्र का है, क्योंकि मैंने पॉलिटिकल साइंस का मेरा ऑप्शनल था, उसमें मैंने इसका जिक्र शायद सुना है, बट आई एम नॉट 100% श्योर। और जब मैं 100% श्योर नहीं हूँ, एलिमिनेशन को कोई दूसरा गेम भी यहाँ पर नहीं लग रहा, तो क्वेश्चन स्किप भी करना पड़ेगा मुझे। अब आप बोलोगे इतने सवाल आप स्किप कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नेगेटिव मार्किंग लेने का शौक नहीं है। मैं वहीं लगाऊंगा जहां वो लग रहा है, मैं जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। ये भी चीज सीखने की होती है, कब आपको अटैक करना है और कब आपको थोड़ा पीछे हटना है, स्ट्रैटेजिक रिट्रीट लेनी है, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या है? नाट्य संगीत इज अ फॉर्म ऑफ म्यूजिकल प्ले इन क्लासिकल म्यूजिक स्टिल प्रेवलेंट in Maharashtra. Bal Gandharva is an exponent of this musical form. ठीक है, what is the actual name of Bal Gandharva? ठीक, अब यहाँ पर देखो वही वाला गेम लग रहा है, विष्णु विष्णु दोनों सेम जैसे लग रहे हैं। अब इसके साथ मैं जाता हूँ, ठीक है, बी के साथ देखा जाएगा जो होगा। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल आपसे पूछ रहा है 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज प्रपोज टू लॉन्च दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना डैश, यानी कौशल विकास का कौन सा
वर्जन लॉन्च किया गया है। आजकल वर्जन्स भी लॉन्च किए जाते हैं स्कीम्स के, ठीक है। बार बार लॉन्च करो तो बार बार मोदी जी आकर फोटो खिंचवा सकते हैं, उसको अलग अलग सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं, अच्छा पीआर हो जाता है, ठीक है। ऐसा लगता है गवर्नमेंट काम कर रही है, ठीक है। इसीलिए अलग अलग वर्जन्स में लॉन्च किया जाता है। टू स्किल लाख्स ऑफ यूथ विद इन द नेक्स्ट 3 years, फलाना ढिमका ये वो। इसमें बहुत ज्यादा हमें कुछ जानकारी नहीं मिल रही, क्योंकि हमें नंबर्स के साथ खेलना है। क्या हम नंबर्स के बारे में बहुत कुछ जानते हैं? सबसे बड़ी बात है, मैं इतना सो जानता हूं अभी तक कि और कुछ अगर आपको नहीं पता तो सबसे बड़ा ऑप्शन हटाओ, छोटा ऑप्शन हटाओ, इन दोनों के साथ किसी एक के साथ जाओ, मैं इसके साथ निकलता हूं, देखता हूं क्या होता है, ठीक है। कभी भी शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं देखना कि मुझे फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, मैं पूरे क्वेश्चंस में लगाऊंगा और उसके बाद हम असेसमेंट करेंगे अपना, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल फिर से नंबर्स वाला है। एक आम व्यक्ति इस क्वेश्चन को छू भी नहीं सकता है, ठीक है, लेकिन मैं आपको छूना भी सिखाऊंगा, सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। देखते हैं पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। सवाल क्या है? अंडर द मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लॉन्च्ड बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश, प्लॉट्स वर्थ रुपीज इतना करोड़ वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10,918 फैमिलीज ऑफ टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट। यानी एक डिस्ट्रिक्ट में कितने करोड़ के प्लॉट बांटे गए थे। अब देखो गवर्नमेंट स्कीम की एक बेसिक चीज मैं आपको समझाता हूँ। जब गवर्नमेंट स्कीम बना रही होती है ना, पॉलिसी बना रही होती है ना, तो थोड़े परफेक्ट नंबर्स चुने जाते हैं, ठीक है। यानी 100 करोड़, 125 करोड़, 150 करोड़ ऐसे स्कीम बनाई जाती है। लेकिन जब कोई चीज एक्चुअल ग्राउंड पे इंप्लीमेंट होती है ना, रियल वर्ल्ड में जब इंप्लीमेंट होती है, तो जरूरी नहीं है कि ये परफेक्ट नंबर्स आएंगे, ऐसे वाले अच्छे दिखने वाले नंबर्स। जब आप एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करोगे तो हो सकता है आप 40 चीजें लेकर के जाओ, लेकिन वहां पर केवल 39 लोग ही आए, ठीक है। तो 39 अच्छा नंबर नहीं है देखने में। अच्छा बुरा से मैं आपको समझाना जो चाह रहा हूँ वो आप शायद समझ पा रहे होगे कि जो परफेक्ट नंबर्स होते हैं, जो राउंड फिगर वाले नंबर्स होते हैं, ये स्कीम बनाने वक्त जब उसे पेपर पे लिखा जाता है तब परफेक्ट नंबर्स लिखे जाते हैं, लेकिन जब वो ऑन ग्राउंड इंप्लीमेंट की जाती है स्कीम, तब परफेक्ट नंबर्स आने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। ऐसा हमेशा होगा, ये सही, ऐसा गारंटी नहीं है। तो अब इस जानकारी के साथ प्लस जो हमारा प्रीवियस इंफॉर्मेशन था उसको भी कंबाइन करेंगे। तो अब यहां पर देखो 140 और 130 के चांसेस कम हो जाते हैं। अभी मैं इसको डायरेक्टली एलिमिनेट नहीं कर रहा हूं, पर मुझे इतना पता है कि जब हम एक्चुअल स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं तो थोड़ा चांसेस कम है कि इसके इस तरह के परफेक्ट नंबर्स आएंगे। दूसरी चीज, दूसरा थॉट प्रोसेस क्या है? अभी मैं वो वाला नहीं लगा रहा हूं कि 140 हटा देंगे सबसे बड़ा और 129 हटा देंगे सबसे छोटा है, नहीं। वो हम आखिरी, जब कोई उम्मीद नहीं बचती, मैंने बोला वो 100% परफेक्ट ट्रिक नहीं है, ठीक है। इसलिए उसको हम लोग एकदम आखिरी में लगाएंगे जब कुछ तरीके से हम सोच नहीं सकते। जब हम बेसिक चीजों से सोच सकते हैं तो अभी बेसिक चीजों को लेकर चलते हैं। मुझे पता है इन दोनों के चांसेस कम हो गए। अब आप देखो, जब हम प्लॉट्स बांट रहे हैं, किसी चीज को गवर्नमेंट अपने हाथ से जब लोगों को दे रही है, पीपल को दे रही है, तो क्या बहुत ज्यादा पैसे देना चाहेगी या थोड़ा कम पैसे देना चाहेगी? जितने कम पैसे पॉसिबल हो उतना देना चाहेगी। तो आप बोलोगे सर बहुत कम देना चाहेगी। तो जब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी हाई है, इन दोनों में भी मैं 129 के साथ जाना पसंद करूंगा मेरे हिसाब से, क्योंकि गवर्नमेंट जब लोगों को कुछ देती है तो कम से कम देना चाहती है। तो मैं इसके साथ जाना चाहता हूं, कि ये जाना चाहता हूं क्योंकि ये परफेक्ट नंबर भी नहीं है और थोड़ा कम भी है, ठीक है। तो मैं इसके साथ जाता हूं और फिर देखता हूं आगे चीजें क्या चलती हैं। चलो अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल क्या है देखो, अंडर विच अकाउंट हेडिंग हैज द फंडिंग फॉर द काशी यात्रा स्कीम हैज बीन अप्रूव्ड इन इंडिया फॉर द ईयर 2022-23? मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं पता, मुझे बस ये पता है कि काशी यात्रा स्कीम, काशी का संबंध बाबा भोलेनाथ से है, ठीक है, शिव से है, शिव जी से है, ठीक। अब देखो चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। असिस्टेंट टू मानसरोवर पिलग्रिम्स, ठीक है, इसका चलो ये शिव से कनेक्शन है। असिस्टेंट टू चार धाम यात्रा पिलग्रिम्स, इसका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है क्योंकि इसमें शिव और विष्णु दोनों के मंदिर वहां पे मौजूद होते हैं, तो ये एलिमिनेट होता है। असिस्टेंट टू कुंभ मेला पिलग्रिम्स, ये भी एलिमिनेट होता है क्योंकि शिव से 100% कनेक्शन नहीं है। असिस्टेंट टू अमरनाथ यात्रा, बिल्कुल अमरनाथ तो वही है। तो या तो ऑप्शन ए होगा या तो ऑप्शन डी होगा। हमने बेसिक, मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को तोड़कर पढ़ना है, उसके हिसाब से जाना है। ऑप्शन ए और ऑप्शन डी, इसमें से मैं किसके साथ जाऊं? मानसरोवर पिलग्रिम या अमरनाथ यात्रा पिलग्रिम्स। बाकी सारे वर्ड्स बिल्कुल सेम है, इसमें हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। तो 50-50 पे मामला आया है। अब 50% आपके चांसेस है, आप जिसके साथ जाना चाहो आप उसके साथ जाओ। मैं इसके साथ जाना पसंद करूंगा और फिर देखते हैं आगे चीजें कैसे कैरी आउट करती हैं। अगला सवाल क्या है देखो, अगला सवाल है ऑथर ऑफ द बुक अ लाइफ मिस स्पेंट। अगर आपको इस बुक के ऑथर का नाम पता है बहुत अच्छी बात है, बट मुझे अभी नहीं याद आ रहा है। मुझे बस इतना पता था कि किसी बड़े हिंदी पोएट या राइटर का ये है, और हमने शायद इसके बारे में स्कूल में भी कहीं पे पढ़ा था, बट अभी मुझे नहीं याद आ रहा क्योंकि सारे के सारे, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, सारे हिंदी के ही बड़े बड़े रचनाकार हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ दिमाग नहीं लगा पा रहा हूँ, मैं इसे स्किप करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पर कोई ट्रिक नहीं लगता हुआ दिख रहा है। अगर आपको लगता हुआ दिख रहा है तो प्लीज आप लगाओ, बट मुझे नहीं लग रहा है, ठीक।
चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या पूछ रहा है? अगला सवाल पूछ रहा है विच क्रोमोसोम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ मास्क्ड mRNAs टू अर्ली डेवलपमेंट। फॉर अर्ली डेवलपमेंट के लिए मास्क्ड mRNA। अब बहुत ज्यादा चीजें मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है mRNA क्या होता है, मैसेंजर RNA होता है। थोड़ा बहुत इसका वैक्सीन बनाने में काम था, बस थोड़ी बहुत चीजें मुझे याद आ रही हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, क्या मुझे कुछ भी दिख रहा है यहाँ पर कि कुछ सिमिलर है, कुछ एक्सट्रीम चीज है? कुछ भी ऐसा मुझे नहीं पता, क्योंकि सब में क्रोमोसोम 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 चारों में है, और कुछ बहुत ज्यादा इसमें तुक्के लगाने की भी स्कोप नहीं है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर द स्टिंगिंग कैप्सूल्स लोकेटेड अराउंड द माउथ एंड ऑन द टेंटिकल्स। माउथ और टेंटिकल्स की बात हो रही है, बट अगेन इन चारों ऑप्शंस में बहुत ज्यादा तुक नहीं है, क्योंकि चारों के बारे में मैं बहुत कुछ नहीं जानता हूं, तो इसे भी मैं स्किप करूंगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, के सेलेक्टेड स्पीशीज आर कैरेक्टराइज्ड बाय। के सेलेक्टेड स्पीशीज के बारे में पूछ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, सब में स्पीसीज 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 कुछ सिमिलरिटी है। पोजेसिंग रिलेटिवली अनस्टेबल, यहाँ पर रिलेटिवली स्टेबल, यहाँ पर रिलेटिवली स्टेबल और यहाँ पे अनस्टेबल। ठीक, विच टेंड टू प्रोड्यूस रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और ये क्या है, रिलेटिवली लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, यहाँ रिलेटिवली लो नंबर, रिलेटिवली लो नंबर। तो यहाँ पे भी सेम जो स्टार्टिंग में सिनेरियो हुआ था वही सेम सिनेरियो है कि यहाँ पर हमें क्या है, प्रोबेबिलिटी हम 1/4 को कम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, दो ऑप्शन सिमिलर वाले हैं और दो ऑप्शन आपस में सिमिलर वाले हैं, तो यहाँ पे भी वही चीज है कि प्रोबेबिलिटी हम नीचे नहीं लेकर आ पा रहे हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर कोई एलिमिनेशन का गेम, डेंजरस गेम नहीं खेलना, ये स्किप हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं लग रहा मेरे हिसाब से। अगर आपके हिसाब से लग रहा है प्लीज आप कमेंट में बताओ, इट इज ओपन। अगला सवाल क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है। अगला सवाल है, हड़प्पा में ग्रैनरी जो थी, यानी जहां पर ग्रेन्स को स्टोर किया जाता है, वोकैबुलरी का भी एक यहाँ पे वर्ड आ गया आपके लिए, हैड रोज ऑफ डैश ब्रिक प्लेटफॉर्म्स फॉर थ्रेशिंग द ग्रेन्स। अब देखो क्लासिक एलिमिनेशन लग रहा है यहाँ पे। ये देखो, ये क्या है, स्फेरिकल, ये क्या है, सर्कुलर। क्या दोनों सिमिलर हैं? कैसे सिमिलर है? अब अगर मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि दोनों क्यों सिमिलर हैं, तब फिर आपके मैथ्स बहुत वीक है। अब जाओ मेंसुरेशन दोबारा से पढ़ के आओ। ठीक है, ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों सिमिलर से हैं। अब देखो एक और चीज लगाओ यहाँ पर, सर्कुलर क्या है, ये एक 2D शेप है, स्फेरिकल क्या है, एक 3D शेप है। अब देखो ऑप्शन डी, ये भी एक 2D शेप है और ये भी काइंड ऑफ अ 2D थिंग है, तो ज्यादा ये आपको किस तरफ इंडिकेट कर रहा है कि कोई 2D शेप ही आपका आंसर होगा, और क्योंकि सर्कुलर सिमिलर स्फेरिकल सेम है, तो मैं सर्कुलर के साथ जाना पसंद करूंगा। ठीक, नीचे स्कोर अपडेट होता रहेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल भी बहुत ज्यादा घुमा हुआ है, इसमें भी कुछ खास एलिमिनेशन नहीं लग रहा। ठीक है, फार्मर्स पार्लियामेंट की फॉर्म बात की जा रही है, 1999 में जो फॉर्म हुआ था। अगर आप इस एरिया से आते हैं तो शायद आपको पता होगा, लेकिन संसद 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 सब में यही है, और कुछ ज्यादा वर्ड्स के साथ भी मैं नहीं खेल पा रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को भी मैं स्किप करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, द फेमस म्यूजिशियन अमन मिस्त्री, जो भी प्रोनाउंस करें, इज एसोसिएटेड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। अब देखो यहाँ पे भी वही वाला गेम हो जा रहा है आपके साथ। फ्लूट ये भी एक एयर इंस्ट्रूमेंट है, शहनाई ये भी एक एयर इंस्ट्रूमेंट है, तबला ये भी एक प्रिकर्शन यानी पीटने वाला इंस्ट्रूमेंट है, और ड्रम भी एक पीटने वाला इंस्ट्रूमेंट ही है। यानी एक तरफ से एक ट्रिक आपको क्या बोल रहा है कि ए या सी में से कुछ होगा, और दूसरा ट्रिक क्या बोल रहा है, बी या डी में से कुछ होगा। यानी अगेन प्रोबेबिलिटी 1/4 की 1/4 ही रह गई, हम प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में नहीं झुका पाए, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम स्किप करेंगे। इस वाले वीडियो में बहुत सारे सवाल आपको लग रहा होगा स्किप हो रहा है, बट अभी बहुत क्वेश्चंस बाकी भी हैं, इसलिए प्लीज पेशेंस के साथ देखिए। यही गेम मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस वक्त तक आपको एग्जाम में अपना पेशेंस बनाकर रखना है, दिमाग को ठंडा रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि दिमाग ठंडा होना चाहिए, जितना दिमाग ठंडा होगा उतना अच्छे तरीके से सोच पाएगा। ठीक है, इसलिए दिमाग को बहुत ही ठंडा रखो। अब इस सवाल में अपने ठंडे दिमाग से कुछ चीजों को सोचने का प्रयास करो, वीडियो पॉज करके आप भी देखो। इनमें से कौन सा एपिक्स है डिड द गरडी फोक डांस ऑफ पुडुचेरी ओरिजिनेट। अब मैं इनके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन जानता हूं। देखो, एक फोक डांस की बात हो रही है, पुडुचेरी की बात हो रही है, यानी साउथ ऑफ इंडिया की बात हो रही है। अब देखो चारों ऑप्शंस, क्या आपको दो सिमिलर ऑप्शंस दिख रहे हैं? जी हाँ, रामायण और महाभारत बहुत बड़े बड़े ग्रंथ हैं, इनके सामने ये छोटे पड़ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इन दोनों को हटा दूंगा, रामायण और महाभारत बिल्कुल सिमिलर से हैं। अब एक और चीज मैं देखूंगा, मुझे साउथ ऑफ इंडिया की बात करनी है, साउथ ऑफ इंडिया के बारे में सोचना है। साउथ ऑफ इंडिया में आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि महाभारत ज्यादा प्रोमिनेंट है या रामायण ज्यादा प्रोमिनेंट है। कॉमन सेंस लगाते हुए इसका आंसर देना है। रामायण में एक जिक्र आता है, प्रॉपर साउथ इंडिया की प्रॉपर जर्नी है, साउथ इंडिया की ज्योग्राफी, लोकेशन, हर चीज का जिक्र आता है। तो क्या कॉमन बात नहीं है कि रामायण ज्यादा प्रोमिनेंट होगी साउथ ऑफ इंडिया में? बिल्कुल सही बात है, इसलिए मैं रामायण के साथ ही जाऊंगा। ठीक, चलो, आई होप आपने समझा होगा कि मैंने इसमें क्या ट्रिक लगाया है। प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस बहुत जरूरी है। चलो
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, क्रोमोसोम्स फाउंड इन द सेलिवरी ग्लैंड्स ऑफ ड्रोसोफिला आर। अब बहुत ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ, बट डायरेक्ट मैं यहाँ पे एलिमिनेशन लगाऊंगा। यहाँ देखो, जाइंट क्रोमोसोम, जाइंट क्रोमोसोम, ठीक है। अब आप बोलोगे सर यहाँ ऐसे भी तो प्रेजेंस ऑफ, जी नहीं, यहाँ पर देखो प्रेजेंस ऑफ फैट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यहाँ पर एंजाइम्स की बात करने लगा, जबकि क्वेश्चन में क्या है, क्रोमोसोम्स के बारे में पूछ रहा है, तो इसको तो हटा देंगे, हम सीधा ही हटा देंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं है। और यहाँ पे फिर अब ये हटता है तो फिर इससे सिमिलर कोई ऑप्शन नहीं है प्रेजेंट, तो ये जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है दोनों में सिमिलरिटी है। क्यों? क्योंकि ये देखो जाइंट क्रोमोसोम और यहाँ क्यों देखो जाइंट क्रोमोसोम। अब इन दोनों में से मैं किसी के साथ भी जाऊंगा, 50-50 का गेस लेना है मुझे, मैं इसके साथ चला जाता हूँ और फिर देखा जाएगा सही हुआ या गलत हुआ। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, सोचने वाला है, दिमाग लगाने वाला है। अगर आपको इसका डायरेक्ट नंबर याद है बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूछ क्या रहा है, बोल ये रहा है कि ईपीएफ का जो रेसिपिएंट है अगर उसने अपना पैन या टीडीएस नहीं दिया तो विड्रॉवल जो है वो कितना परसेंट हो जाएगा इंस्टेड ऑफ द मैक्सिमम मार्जिनल रेट एज पर न्यू बजट 2023। मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूं कि भैया ईपीएफ जो है ना, ये एक सोशल सिक्योरिटी काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। अब हमारा जो गवर्नमेंट है, हमने क्या है, पॉलिटी में बेसिक चीज पढ़ी है कि गवर्नमेंट हमारी क्या है, वेलफेयर स्टेट है, ठीक है, ऑन पेपर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट है। तो अगर सोशल सिक्योरिटी की कोई स्कीम है, इसमें से विड्रॉवल गवर्नमेंट कम से कम करना चाहेगी या ज्यादा से ज्यादा करना चाहेगी? ऑब्वियसली कम करेगी। अगर इतना 51% का उसने विड्रॉल कर लिया मोदी सरकार ने, तो आपको लगता है कि कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है या फिर जो भी लोग ईपीएफ को अवेल करते हैं वो लोग इसके लिए प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल प्रोटेस्ट करेंगे। तो 51% इज अ ह्यूज नंबर, बहुत बड़ा नंबर है विड्रॉल का, विड्रॉल पे डिडक्शन वगैरह का। तो ये आपको सीधा एलिमिनेट करना है एक कॉमन सेंस से। और दूसरा ट्रिक हमारा ये मैक्सिमम मिनिमम वाला भी लग रहा है, लेकिन वो नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि मैंने बोला था उसको लास्ट के लिए बचाकर रखिएगा, जब कुछ नहीं सोच पा रहे हैं आप, जब कॉमन सेंस एग्जॉस्ट हो गया, सारी चीजें एग्जॉस्ट हो गई, तब उसको लगाइए। 51% क्यों नहीं होगा मैंने आपको समझा दिया। उसी लॉजिक के हिसाब से 40-30 भी मुझे नहीं लगता होना चाहिए, क्योंकि दीज आर वेरी हाई नंबर्स। मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा टीडीएस कटना चाहिए। यहाँ टीडीएस कटने की बात हो रही है, टीडीएस इतना ज्यादा टैक्स काटोगे आप ईपीएफ जैसी चीजों पे तो बहुत बुरा लगेगा। फिर वेलफेयर स्टेट के पूरे कॉन्सेप्ट को आपने धता बता दिया है। तो ये और ये भी हटा दिया जाएगा मेरे हिसाब से। ये होना चाहिए 1/3 पे हम ले आए थे, इसलिए मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं। और मैं इसके साथ क्यों जा रहा हूं, इसका लॉजिक भी मैं आपको समझा दिया कि टीडीएस ऐसी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स पर ज्यादा नहीं काटा जाता है, इसके हिसाब से मैं यहाँ पर जा रहा हूं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला बहुत ही भीम का टाइप का सवाल है। और यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ट्रू पूछ रहा है, फॉल्स नहीं पूछ रहा। रिगार्डिंग द दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022, पहला स्टेटमेंट क्या है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2022 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा, पहला फैक्ट, ऑन 25 मार्च 2022। दूसरा फैक्ट, यहाँ पर दो फैक्ट हैं, दोनों फैक्ट गलत हो सकते हैं। द बिल सीक्स टू अमेंड दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1967 पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अब हो सकता है पार्लियामेंट में ना पास हुआ हो, ये शायद उन्होंने ही पास किया हो दिल्ली में, मुझे नहीं पता, मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। ऐसे तो पार्लियामेंट ही करेगी, क्योंकि ये क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो ये मेजर बिल्स यहीं पे पास होते हैं। बट चलो फिर भी फैक्ट तो है ये। The bill replaces 3 municipal corporations under the act with one corporation named म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, एमसीडी। मुझे पता है कि एमसीडी एग्जिस्ट करती है, बट फिर भी फैक्ट तो है, तो यहाँ क्या 3 फैक्ट हो गए ये तो। द बिल स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द न्यू कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी मोर देन 250। अब क्या पता मोर देन 250 हो, 200 हो, 300 हो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ बड़ा फैक्ट है जिसे गलत किया जा सकता है, इजिली गलत किया जा सकता है। यहाँ पे इस डेट को गलत किया जा सकता है, 25 मार्च की जगह 24 मार्च हो सकता है, 1967 की जगह 47, 57 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे भी फैक्ट है, और ये थोड़ा सा कम फैक्ट है, बट यहाँ पे भी 3 को 4 कर सकता है, 1 को 2 कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और ये तो 250 को 290, 270 कुछ भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर मैं किसी स्टेटमेंट को कंक्लूसिवली 100% एलिमिनेट नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि फैक्ट हर जगह मौजूद ही है, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्ट्स के साथ लोग खेलते हैं, बट वो चीजें यूपीएससी में लगती है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से एसएससी में नहीं लगती हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को भी करूंगा स्किप। जी हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस को स्किप करना पड़ता है, हमें ठंडा रखना है, क्योंकि हमें ओवरऑल पॉजिटिव गेन चाहिए इस पेपर से। अगला क्वेश्चन देखो, 11 मई 2023 को उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर ने स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक प्रोग्राम लॉन्च किया था, ठीक है, ऑडिटोरियम इन द स्टेट्स डैश डिस्ट्रिक्ट। बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल टाइप का सवाल है, और यहाँ पर भी कुछ नहीं लग रहा, मेरे हिसाब से कुछ नहीं लग रहा, अनटिल एंड अनलेस कि आप जो है रहने वाले हो वहीं के, उत्तराखंड के रहने वाले हो, शायद आपको पता होगा, हमें नहीं पता है। तो इसको भी हम स्किप करेंगे और सीधा आगे बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, टेंशन नहीं लेनी हमें। अगला क्या है, हु इज बेस्ट नोन फॉर द टेस्टिमनी ऑन क्लाइमेट चेंज टू कांग्रेशनल कमिटीज इन 1980s विच हेल्प्ड रेज वाइडर अवेयरनेस ऑन द ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड किसी साइंटिस्ट की बात हो रही है, 1980s की बात हो रही है।
मैं अपने प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस से क्या जानता हूँ? सबसे पहले मैं जानता हूँ हमने आर्हेनियस एसिड और आर्हेनियस बेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, यानी ये व्यक्ति जो है केमिस्ट टाइप का व्यक्ति है, इसे हमने इन्वायरमेंट से एसोसिएट होते हुए नहीं देखा है। शायद इसने दूर दराज से जाकर कुछ काम किया भी होगा, बट जहां तक मैं जानता हूँ बहुत ज्यादा एसोसिएशन नहीं है, तो इसको मैं हटा दूंगा। दूसरी बात, फूरियर, भाई मैंने इंजीनियरिंग की है, बेसिक चीजें जानता हूँ, फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी चीजें मैथमेटिशियंस का काम है। ये एक मैथमेटिशियन था, मुझे नहीं लगता कि इसका जो रोल है ये क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग से होगा, तो मैं यहाँ भी हटाऊंगा। हो सकता है दूर दराज से इन्होंने कुछ काम किया भी होगा, बट मैं ज्यादा इनको एज ए मैथमेटिशियन जानता हूँ। अब ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से मामला फंसता है। जेम्स हैंसन, मुझे थोड़ा बहुत सुना सुना नाम लग रहा है, मैंने कहाँ सुना है मुझे नहीं पता, बट मैंने बहुत सारी चीजें इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ी है अपनी तैयारी के अराउंड, तो मुझे थोड़ा बहुत लग रहा है, अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि ऑप्शन बी इसका आंसर हो सकता है, तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से नंबर्स और डेटा का गेम हो गया। देखो सारे सवाल इस बार टफ वाले यहाँ पे, ठीक है, इसलिए नहीं है कि मैं ज्यादा क्वेश्चन स्किप कर रहा हूँ, बहुत क्वेश्चन स्किप करने भी पड़ते हैं, बट यहाँ पे मैं स्किप नहीं करूंगा, टेंशन मत लो। पूछ क्या रहा है, फेज 1 ऑफ द मिशन कोविड सुरक्षा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सैंक्शनड एन अमाउंट ऑफ डैश इन नवंबर 2020। अब 2020 में क्या हुआ था भाई, हमें क्या पता, क्या हम कुछ और लगा पा रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है, और इवन वाला भी कुछ नहीं खेल पा रहे, कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, तो हम सबसे बड़े ऑप्शन को हटा देंगे, सबसे छोटे ऑप्शन को हटा देंगे। ऑप्शन बी या सी में से हमें कहीं जाना है, मैं ऑप्शन बी के साथ जा रहा हूँ, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, फिर से नंबर का गेम है। व्हाट इज द नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ्स, ठीक है, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट के बारे में पूछ रहा है। NFSH का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था उसके बारे में, और 2019-21 में जो हुआ था। अब आपको अगर एग्जैक्ट डेटा याद है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों का कमेंट में डेटा याद भी होगा, ठीक है, बट यहाँ पर सीधा हम कुछ बेसिक चीजों को लगाएंगे। यार देश में बच्चे मरते हैं, प्रॉब्लम है देश में हेल्थ केयर की, लेकिन इतनी भी नहीं है, तो मैं इसको हटाऊंगा हाईएस्ट वाले को, और मैं लोएस्ट को भी हटा दूंगा। अब देखते हैं 24.9 और 20.1 में हम किसके साथ जाना चाहिए। मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे देखकर सही लग रहा है तो मैं इसके साथ जा रहा हूँ। 50-50 की बात है, जो होगा देख लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल और आखिरी सवाल क्या है, Who among the following was the founder of the Indian Association for the Cultivation of Science in 1876, an institution devoted to the pursuit of fundamental research in the frontier areas of basic sciences, ठीक। अगर आपको इसका आंसर पता है वेरी गुड है, बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, पर मुझे इस क्वेश्चन ने इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि साइंस की बात है और 1876 की बात है। अब ऑप्शंस को पढ़ेंगे हम। महेंद्र लाल सिरकार, इनके बारे में बहुत ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ। अगला क्या है, विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया के बारे में एटलीस्ट बेसिक हर किसी को पता होगा कि 5 ईयर प्लान में इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट था, उसके वक्त ये एक्टिव थे। 5 ईयर प्लान बेसिक किस समय की बात हो रही है, 1950s की बात हो रही है, इसके आसपास की बात हो रही है। कोई भी व्यक्ति, आप कॉमन सेंस लगाओ, इतना महान हो चुका है कि वो 5 ईयर प्लान्स में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, यानी इतना बड़ा काम आप कर पाते हो तभी जब आप 40-50 के एज के हो जाते हो मिनिमम। अगर ये व्यक्ति उस वक्त 50 वर्ष के भी थे, यानी इनका जन्म 1900s के आसपास हुआ होगा, यानी 1876 के आसपास ये पैदा भी नहीं लिए होंगे, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है, तो मैं इसे हटा दूंगा बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ इस ऑप्शन को। अगला क्या है, CV रमन की बात हो रही है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं याद है, मुझे याद है 1930s के आसपास इन्हें नोबेल प्राइज मिल चुका है। नोबेल प्राइज मिलने जितना रिसर्च करने के लिए अगेन आपकी उम्र 40 से 50 मिनिमम होनी चाहिए, मिनिमम, तब ना जाके आप इतना रिसर्च करते हो कि आपको कुछ नोबेल प्राइज तक का कुछ मिल जाएगा। यानी अगर मैं 50 भी मानूं तो इनका जो क्या बोल सकते हो आप, इनका जो जन्म है वो 1880s के समय में हुआ होगा, और 1876 में अगर इन्होंने किसी इंडियन एसोसिएशन को फाउंड कर लिया है तो इस वक्त भी तो इनका उम्र कम से कम 30-40 वर्ष का होगा, तभी तो ये किसी चीज को फाउंड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है आप 20-25 की उम्र में इतने बड़े बड़े काम करते हो, तो इनका भी टाइमलाइन सही नहीं बैठ रहा भाई, मैं सी ऑप्शन को भी हटा दूंगा। हरगोबिंद खुराना, ये भी क्या है, ये समझ लो इनका टाइमलाइन आई गेस 20s के बाद का है, यानी ये 20th सेंचुरी के व्यक्ति हैं, ठीक है, 19वीं शताब्दी के नहीं 20वीं शताब्दी के व्यक्ति हैं। इनको भी इनका टाइमलाइन भी मैच नहीं कर रहा, ये सब प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज है एटलीस्ट। चलो हर गोविंद खुराना के बारे में आपको नहीं पता, जबकि पता होना चाहिए, ही वाज अ वेरी ग्रेट मैन, लेकिन अगर नहीं भी पता आपको ऑप्शन बी और सी के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो था, जो मैंने डिड्यूस किया, ये आप सब लोग पढ़ते हो, 5 ईयर प्लान सब लोग पढ़ते हो, इनका नाम उसमें जरूर आएगा कहीं ना कहीं से घूम फिर करके, PYQ में, आपके नोट्स में कहीं भी। CV रमन के बारे में इतनी चीज सबने याद करी होती है, तो यहीं से मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगा, क्योंकि इनके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता हूं और यही मेरे हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। मैंने तीनों ऑप्शन हटा दिया है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो सही लगा होगा, वीडियो में आपने चीजें सीखी होंगी। बहुत सारे क्वेश्चंस हमने स्किप किए हैं फॉर ऑब्वियस रीजंस,
और आंसर जो है नीचे ही आपको मिल रहे थे। ओवरऑल स्कोर अभी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा, इसके हिसाब से आप देख लो कि आपका स्कोर कितना बना है आपने जो सॉल्विंग करी है उसके हिसाब से। और अब इसके बाद हम लोग दूसरे पेपर्स को भी सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, टॉप क्वेश्चंस उठा उठा करके पूरे प्लेलिस्ट में मैं आपको इसी तरीके से ट्रेन कर दूंगा।